गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे एक्सरसाइज 4.2 है उसके जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 कर लिया था। आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में आपको दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है, उसका मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। और आपका जो सारणी है वो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10 में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। दूसरे स्तंभ में दे रखा है m माइनस एन, एन माइनस पी और p माइनस m। जो तीसरा स्तंभ है इसका वो दिया हुआ आपको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आपको जो एक सारणी दी हुई है इसका मान बिना विस्तार के अर्थात बिना प्रसार किए क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए जैसे हमने एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 किया है गुणधर्म के उपयोग से और जो हमारी प्रारंभिक संक्रियाएं हैं उनके उपयोग से, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहली पंक्ति है उसमें क्या है a माइनस बी, दूसरी पंक्ति में हमें दिख रहा है b माइनस सी और तीसरी पंक्ति में क्या दिख रहा है c माइनस ए। तो हम यहाँ से अगर R1 में एक संक्रिया लगाते हैं, कौन सी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इन तीनों पंक्तियों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी है, इसमें जोड़ेंगे किसको, b माइनस सी को। यहाँ पर b माइनस का और b कैसा है, प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें c माइनस ए और जोड़ेंगे तो c माइनस का और c कैसा है यहाँ पर प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए। ये a प्लस का और ये a कैसा है माइनस का, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। आपको यहाँ पर जोड़ के बता देता हूँ एक बार, a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस c माइनस ए। b से b कैंसिल हो गया, c से c और a से a कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया कितना 0। आपके पास m माइनस एन है, n माइनस पी और p माइनस n। इसको भी जब यहाँ से जोड़ते हैं R1 प्लस R2 करेंगे तो m माइनस एन प्लस n माइनस पी प्लस p माइनस m। तो हमारे पास n से n कैंसिल हो जाएगा, p से p और m से m कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। इसी प्रकार जो आपका जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। जब इनको जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल और x से x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर भी कितना लिखना है हमें 0। बाकी की जो दो पंक्तियां हैं उनको एज इट इज हम यहाँ पर क्या कर देते हैं लिख देंगे, तो b माइनस सी, n माइनस पी, y माइनस जेड, c माइनस ए, p माइनस m और z माइनस x। क्योंकि हमने संक्रिया है कौन सी पंक्ति पर लगाई है R1 पर, तो चेंज भी किसमें होगा ओनली R1 में। बाकी की जो दोनों पंक्तियां होंगी वो क्या रहेंगी हमारी एज इट इज सेम रहेंगी। अब हम देख सकते हैं कि R1 के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं। R1 के सभी अवयव शून्य हैं, अतः जो दिया गया सारणी का आपका इसका मान, यहाँ पर सारणी का मान कितना हो जाएगा आपका शून्य, किससे, गुणधर्म से। यहाँ पर लिखेंगे सारणी का मान बराबर 0। तो हमने यहाँ पर गुणधर्म के उपयोग से और संक्रियाओं के उपयोग से क्या किया है, सारणी का मान निकाला है बिना विस्तार के बिना प्रसार किए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोई सारणी होती है उसमें अगर सभी अवयव पहली पंक्ति के या किसी पंक्ति के किसी स्तंभ के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सारणी का मान डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो एक बार इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। और इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। एग्जांपल नंबर 11, सारणी 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर और 1z और z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई y माइनस जेड मल्टीप्लाई में z माइनस एक्स। हमें ये क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, टू प्रूव। ये हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ना तो ये कहा गया कि बिना विस्तार के कीजिए, ना ये कहा गया कि केवल गुणधर्मों का उपयोग करिए। तो आप लोग गुणधर्म का भी उपयोग कर सकते हैं और विस्तार का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तीनों में से कोई भी एक बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तो जो आपकी पहली पंक्ति है उसमें क्या दिख रहा है, हमें x दिख रहा है, और दूसरी पंक्ति में क्या दिख रहा है, y। तो पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को क्या कर देते हैं, हम घटा देंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं R1 में संक्रिया लगाते हैं R1 माइनस R2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी पंक्ति में जो हमारा y है उसमें से तीसरी पंक्ति का z क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, y माइनस जेड। तो यहाँ पर जो दूसरी संक्रिया लगाएंगे इसमें वो क्या होगी, R2 के ऊपर लगाएंगे और क्या होगी, R2 माइनस R2, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो यहाँ से पहले x माइनस वाई बनाते हैं और y माइनस जेड बनाएंगे। तो यहाँ पर संक्रिया का उपयोग करने पर ये हो जाएगा, एक में से एक घटाया कितना बच गया, 0। R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं, x में से y माइनस करेंगे तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया पहली पंक्ति की संक्रिया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। R2 के ऊपर संक्रिया लगानी है R2 माइनस R3। तो R2 हमारे पास है 1y और y स्क्वायर, इसमें से R3 को माइनस करेंगे तो एक में से एक घटाने पर 0। ये हमारे पास y माइनस जेड और इधर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और जो तीसरी पंक्ति है उसके ऊपर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई है, इसलिए उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 1z और z स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो पहले इसको लिखते हैं 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। नीचे दूसरी पंक्ति है उसमें 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है तो क्या जाएगा, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ठीक है। नीचे जो पंक्ति है उसको एज इट इज 1z और z स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास पहली पंक्ति में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है और दूसरी पंक्ति में से y माइनस जेड क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे गुणा के रूप में। तो यहाँ से इसमें से पहली पंक्ति में से दो x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति में से y माइनस जेड कॉमन लेने। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि R1 में x माइनस वाई तथा R2 में y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर चलिए सॉल्व करते हैं आगे। कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 0 है। यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं x माइनस वाई तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई। दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति में से हमने क्या कॉमन लिया है, y माइनस जेड कॉमन लिया है। यहाँ पर क्या बचेगा, 0, 1 और y प्लस जेड। नीचे हमारे पास है 1z और z स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो सिद्ध करना है हमें, x माइनस वाई और y माइनस जेड बन चुका है। अब z माइनस एक्स और आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। तो अब जो सारणी का उसका क्या कर देंगे, हम यहाँ से प्रसार कर देंगे, विस्तार करेंगे। किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, क्योंकि इसमें क्या है, 2 0 है, इसलिए यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
और प्रसार करेंगे तो साथ में जो हमारे पास मल्टीप्लाई में वो ऐसे कैसे चलेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसका प्रसार करते हैं तो यहाँ से प्रसार करने के लिए 0 और 0 के लिए तो 0 हो जाएंगे। इस 1 की बात करेंगे, पहले लिखते हैं 0 माइनस 0 और प्लस में 1 के लिए जो सारणी होगा तीसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में, इनको छोड़ने पर 1 x प्लस वाई 1 और y प्लस जेड। सोल्व करेंगे इसको तो सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 0 है, ठीक है। 0 में 1 जोड़ेंगे हमारे पास। सबसे पहले से सोल्व करते हैं, 1 को गुणा किया किससे, y प्लस जेड से, यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई y प्लस जेड माइनस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई, लेकिन माइनस है इसलिए जो प्लस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, माइनस में, तो x माइनस वाई। तो अब देख सकते हैं हम ये y प्लस का और ये y कैसा है, माइनस का, तो दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर z माइनस x बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, z माइनस x, और बराबर में क्या है ये RHS के। तो हमने यहाँ से LHS लिया और LHS के अंदर संक्रिया लगाते हुए सोल्व करते हैं, जो हमें चाहिए उस रूप का बनाते हैं। x माइनस वाई और y माइनस जेड ये कॉमन आ जाएंगे किस फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जो क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड को, तो हमारे पास आएगा 0 1 x प्लस वाई, 0 1 और y प्लस जेड। तो हमारे पास जो सारणिक बन गया उसमें 2 0 दिख रहे हैं हमें C1 के सापेक्ष, तो C1 के अंदर 2 0 है, तो C1 के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका प्रसार ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, जो कितना होगा z माइनस x। इसके साथ में जो हमने कॉमन लिया था मल्टीप्लाई में था, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको z माइनस x को, तो हमारे पास यहाँ से जो हमें सिद्ध करना है RHS आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया हुआ कि बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। इसमें लिख दिया कि विस्तार हमें करना नहीं है, केवल गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे और हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास एक सारणिक दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12 में, डेल्टा बराबर में b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। दूसरी पंक्ति में दे रखा है Q प्लस आर, R प्लस पी, P प्लस Q, और तीसरी पंक्ति है आपकी Y प्लस जेड,
जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। हमें सिद्ध करना है 2 मल्टीप्लाई में ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। तो देखिए यहां से एक सारणिक दिया हुआ है, बिना विस्तार के हमें सिद्ध करना है कि इसका मान ये होगा। ठीक है, तो यहां से विस्तार नहीं करेंगे, केवल गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं और प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ है, दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा, b प्लस सी प्लस में c प्लस ए। ठीक है, और इसमें से अगर हम इस तीसरे स्तंभ को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के पहला स्तंभ घटा दो, या पहले और तीसरे को जोड़ के दूसरा स्तंभ घटा दो। तो यहां से देखिए तो हमारे पास माइनस करेंगे a और प्लस b को, तो हमारे पास b प्लस a और a प्लस b, ये प्लस का और ये कैसा है माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2c। इसी प्रकार इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 2r और इसमें आ जाएगा 2z। तो वहां से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो c r और z एक कॉलम में मिल रहे हैं हमें, इसलिए हम यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। C1 में लगाएंगे तो C1 में संक्रिया लगाएंगे C1 प्लस C2 और माइनस का C3। C1 और C2 को जोड़ दिया और C3 को क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना 2C, यहाँ पर आ जाएगा 2r और यहाँ पर आ जाएगा 2z। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप और इसमें से इसको घटाएंगे। इसी प्रकार q प्लस r में r प्लस p जोड़ेंगे तो q प्लस 2r प्लस p हो गया, इसमें से p प्लस q क्या कर देंगे, घटा देते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ है इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, c प्लस a r प्लस q p z प्लस x और a प्लस b p प्लस q और x प्लस y। अब देखिए जो पहला स्तंभ है उसमें से दो कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो को मल्टीप्लाई में लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा c r और z, c प्लस a r प्लस p और z प्लस x, यहाँ पर a प्लस b p प्लस q और x प्लस y। अब देखिए जो आपका दूसरा स्तंभ है इसमें c प्लस a है, पहले स्तंभ में क्या है c है, तो जो दूसरा स्तंभ है उसमें से पहला स्तंभ क्या कर देते हैं, हम घटा देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली a मिलेगा। r प्लस p में से r घटाएंगे क्या मिलेगा p, और z प्लस x में से z घटाएंगे क्या मिल जाएगा हमें x। जो हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर पहले स्तंभ में है a p और x। तो यहाँ से संक्रिया लगाते हैं C2 के ऊपर कि C2 माइनस C1, तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में C R और Z। पहला स्तंभ ऐसे की ऐसे, दूसरे स्तंभ में ऑपरेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पर संक्रिया लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा A P और X, यहाँ पर A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, हमें दो स्तंभ मिल गए, तीसरा स्तंभ और चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, जो तीसरा स्तंभ है a प्लस बी वाला, उसमें क्या कर देते हैं, दूसरा स्तंभ क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C3 में संक्रिया लगाते हैं C3 माइनस C2 और हमें यहाँ पर मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में C R Z A P और X, ये दोनों एज इट इज। तीसरे स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा B Q और Y। a प्लस बी में से a घटाया कितना बच गया b, p प्लस q में से p घटाएंगे कितना बचेगा q, और x प्लस y में से x घटाएंगे कितना बच जाएगा y। अब देखिए हमारे पास जो स्तंभ है वो क्या है, अव्यवस्थित है, इनको व्यवस्थित करते हैं। तो जो आपका C1 है, C1 को हम कहाँ लिख देंगे, C3 की जगह। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरा स्तंभ है और ये भी क्या बन जाएगा तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं C1 को C3 से, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में B Q Y, जो C1 था उसी से क्या जाएगा C3। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे A P और X, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर C R और Z। ठीक है, जो हमने देखा था कि जब दो पंक्तियों का आपस में क्या करते हैं, हम परिवर्तित करते हैं, तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, और जो आप उसका संख्यात्मक मान होता है सारणी का वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, साथ में माइनस का चिन्ह और लगाएंगे, क्योंकि
जो हमारा गुणोत्तरम है क्या कहता है कि दो पंक्तियां दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित करने पर सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन जो इसका चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, C1 को और जो C2 है, जो यह सारणिक है इसका जो C1 है B प्लस B Q और Y, और साथ में दूसरा स्तंभ A P और X दोनों को आपस में बदल दें तो हमें ये सारणिक मिल जाएगा। इसलिए C1 और C2 क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो माइनस पहले से है, माइनस और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और यहाँ पर आ जाएगा A P X B Q और Y C R और Z। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका RHS मिल गया है, यहाँ पर लिख देंगे बराबर में RHS और इति सिद्धम। यहां से हमने स्टार्ट किया था कहां से, LHS से। एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। इसमें दिया हुआ है कि यदि x, y और z क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, इनका मान समान नहीं होगा, तो हमें एक सारणिक दिया हुआ है यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 13 है x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो एक्स वाई और जेड है, जो x, y और z होंगे वो क्या हमारे इसके अंदर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होंगे। इसके लिए चलिए, तो x, y और z दोनों तीनों क्या है, भिन्न भिन्न है। एक सारणिक दिया हुआ है बराबर में 0 है। इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि x, y, z इज इक्वल टू कितना, आपका -1 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी स्तंभ या पंक्ति में जो अवयव होते हैं, अगर दो अवयवों का योगफल है तो हम उसको दो सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको दो सारणिकों के रूप में लिखते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और 1, बीच में लगाएंगे प्लस। जो अब इसका जो दूसरा सारणिक होगा उसका तीसरा स्तंभ क्या होगा हमारा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो सारणिक है, इसमें पहली पंक्ति में से x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से y कॉमन ले सकते हैं
और इसमें से जेड कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो हमारे पास तीसरा स्तंभ और पहला स्तंभ इनको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 आएगा, यहाँ पर x y और z आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है उनको रिप्लेस कर देंगे दूसरे स्तंभ को, जो आपका नया तीसरा स्तंभ है कौन सा, x y और z, इससे रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो सारणिक बनेगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इस सारणिक के लिए C1 को C2 से तथा चलिए C1 को C2 से रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका C3 से कर लेते हैं पहले 1 1 1 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पर x y और z हमने क्या किया, C1 को C3 से प्रतिस्थापित कर दिया है, प्लस इसमें से x को मान लेंगे, लिख देना यहाँ पर R1 में x, R2 में y और R3 में से z कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x y और z बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 x स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा x और x क्यूब में से कितना आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 y स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए जो C2 है और जो आप C3 है उनको चेंज करते हैं आपस में, C2 को C3 से चेंज कर दिया तो यहाँ पर यह बन जाएगा 1 1 1 x y z और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, प्लस में x y z और यहाँ पर जो सारणी है इसको एज इट इज उतार दिया हमने 1 1 और 1 x y और z, यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। इसमें देखिए हमने स्तंभ को प्रतिस्थापित किया था एक दूसरे से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर से दोबारा से कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का 1। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, दो सारणी का योगफल के रूप में, दोनों समान है, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से सारणी कॉमन लेते हुए सारणी कॉमन लेने पर सारणी कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा आपका 1 1 1 x y और z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, साथ में हमारे पास यहाँ पर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा x y z, तो 1 प्लस में x y z। अभी देखिए हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 11, तो उसमें इस सारणी का मान कितना होता है x माइनस वाई मल्टीप्लाई y माइनस जेड मल्टीप्लाई में z माइनस x। यहाँ पर लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 11 से, यह आप लोगों को याद भी रखना है कि इस सारणी का मान क्या होता है आपका x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में कितना है आपका 1 प्लस x y z और बराबर में कितना है 0, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू से बराबर में 0 लिखते हुए चलेंगे। अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये बात कही गई थी कि x y और z तीनों क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और z माइनस x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों होंगे, क्योंकि x y और z भिन्न भिन्न है। अब ये जब तीनों हमारे पास 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा होगा 0 के बराबर, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर में 0 लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 1, और हमें ये सिद्ध करना था, इसलिए हैंस प्रूव्ड या इति सिद्ध। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, इसके बाद में जो भी एग्जाम्पल होंगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।